स्क्रीन पर हमको अक्टूबर मंथ का 5वां पाक्षिक का उत्तर दिख रहा है 12वीं का विषय हिंदी का। पहला प्रश्न है यहाँ पे सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें प्रश्न क्या आता है कि मूलतः उर्दू की कथाकार है, तो इसमें आंसर आपको लिखना होगा रजिया सज्जाद जहीर। इसके बाद क्वेश्चन आता है अतीत में दबे पाँव के आश्रय हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा प्राचीन काल के अवशेष। इसके बाद क्वेश्चन आता है गर्बीली गरीबी का अर्थ है, तो दुख से युक्त गरीबी। ऐसे यहाँ पे चौथा क्वेश्चन आता है उषा कविता की रचना किस छंद में हुई है, तो आपको आंसर लिखना है मुक्त छंद। इसके बाद क्वेश्चन आता है कवि ने दिल की तुलना किया है झरना से, सीख बीवी में शफिया के लाने को क्या कहा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है नमक। हिंदी का कहानी सम्राट कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद्र को। आठवां क्वेश्चन आता है अदीब कहा जाता है साहित्यकार को। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है कवि के जीवन में ऐसा क्या है जिसे उसने सहर्ष स्वीकारा है, तो आंसर आता है कवि ने अपने सुख दुख की अनुभूतियों, गर्बीली गरीबी, जीवन के खट्टे मीठे अनुभव, प्रेमिका का प्रेम, व्यक्ति दृढ़ता, प्रौढ़ विचार व नूतन भावनाओं के वैभव को सहर्ष स्वीकार किया है। वह हर क्षण को अपनी प्रिया से जुड़ा हुआ अनुभव करता है। तीसरा प्रश्न आता है सफिया के मन में किस प्रकार का द्वंद्व चल रहा था, तो यहाँ पे उत्तर लिखा गया है सफिया के मन में नमक की पुड़िया को कस्टम वालों के सामने रखने या न रखने का द्वंद्व था। उसे विचार आया कि यदि कस्टम वालों ने मना किया तो मजबूरी में उसे नमक छोड़ना पड़ेगा। ऐसे में सिख बीवी से जो वादा किया था उसका क्या होगा। प्रश्न चौथा आता है लैंडस्केप क्या है, इसकी क्या विशेषता है। आंसर यहाँ पे निकल के आता है मोहनजोदड़ो में लेखक ने एक लंबे बौद्ध स्तूप को देखकर इसे भारत का पुराना लैंडस्केप का नाम दिया है। लैंडस्केप को लेखक ने जब पहली बार देखा तो अवाक देखता ही रह गया। इसकी ऊंचाई लगभग 25 फीट थी। वर्ष 1922 में राखल दास बनर्जी ने जब यहाँ खुदाई शुरू की तब उसी समय यह लैंडस्केप मिला था। इसके बाद यहाँ पे प्रश्न पांचवा आता है उषा कविता में भोर के नव की तुलना किससे और किस प्रकार की गई है। कवि ने भोर के नव की तुलना राख से गीले चौक से की है, क्योंकि भोर का नव श्वेत वर्ण और नीलिमा का मिश्रित रूप लिए हुए है। उसमें ओस की नमी भी है, अतः वह गीले चौके के समान प्रतीत होता है। इसके बाद आता है प्रश्न 6 कहानी के रोचक तत्वों के नाम लिखिए, तो यहाँ पे शीर्षक, कथावस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, भाषा, शैली, वातावरण और उद्देश्य है। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे। तो यहाँ पे आपको आंसर देखने को मिलता है सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी, फिर भी उसमें आडंबर लेस मात्र भी नहीं था। हर प्रकार के साधनों से भरी पड़ी थी सिंधु सभ्यता। इस सभ्यता में तत्कालीन व्यापारिक व्यवसायों की जानकारी मिलती तो है, मगर सब कुछ आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ नहीं है। भव्यता के आडंबर का प्रदर्शन कहीं नहीं दिखाई देता। निर्माण शैली हर प्रकार से विस्तृत होने के बावजूद दिखावे से बहुत दूर थी। सभ्यता का निर्माण व्यवस्थित तरीके से किया गया, जो वस्तु जिस रूप में उपयुक्त व सुंदर लगती थी उसका निर्माण उसी ढंग से किया गया था। पुरातात्विक तथ्यों से पता चलता है कि सिंधु सभ्यता अत्यंत विशाल थी। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। तो यहाँ पे आपको आंसर दिख रहा है उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील चित्र है। कविता में प्रयुक्त उपमानों को देखकर यह बात सुनिश्चित ढंग से कही जा सकती है। भोर के नीले आकाश के लिए राख से लिपा हुआ गीला चौका, केसर में धुली काली सिल तथा लाल खड़िया चाक मली हुई स्लेट आदि उपमान प्रयुक्त हुए हैं। राख से लिपा चौपा रसोई घर तथा काले रंग की सिल मसाला पीसने का पत्थर ग्रामीण जीवन के लिए नए उपमान हैं। शहरी जीवन में इसका कोई स्थान नहीं है। स्लेट पर चाक से गांव के बच्चे ही लिखते हैं, शहर के नहीं। चौके का लिपा जाना, सिल पर मसाला पीसा जाना तथा बच्चों का स्लेट पर लाल खड़िया मला जाना में एक क्रम है। इस कारण भोर का यह चित्र ग्राम जीवन से संबंधित तथा गतिशील है।
आंसर हमने सारे देख लिए हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलता हम अगले वीडियो में।